जयपुर की गर्मियों की रात होती है जिस रात में एक पिता अपनी 6 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठाए बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ था। एक महिला जिसका नाम अर्चना होता है, जो कि जयपुर के अंदर ही रहकर एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी। रेस्टोरेंट भले ही छोटा था लेकिन उससे उसका गुजारा हो जाता था। अर्चना जो होती है वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी में बैठी बैठी अचानक से उसकी नज़र उस बाप बेटी पर जाती है। पिता जिसके कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचैले हैं, साथ में एक गंदा सा बैग रखा हुआ है उसके कंधे पर, और जो बेटी है उसको उसने अपनी गोद में उठा रखा है। बार बार बेटी उससे कुछ कहा करती और इसके बाद जो पिता होता है पास ही में जो नल लगा हुआ था जिससे पानी निकालता है और निकालने के बाद अपनी बेटी को पिलाता है और फिर उसके बाद बेटी जो होती है वो सर हिला देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो कुछ कहा करती और ये चारों तरफ लोग जो थे वो आ जा रहे थे, लेकिन अर्चना इस दृश्य को महसूस करके बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच रही थी। वह सोच रही थी कि शायद बच्ची को भूख लगती है और बार बार ये पिता अपनी बेटी को पानी पिला देता है। अब ये सब कुछ सोचने के बाद उससे रहा नहीं जाता और इसी वजह से वह सीधा अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर एकदम से खड़ी हो जाती है और जाकर उस व्यक्ति से कहने लगती है कि क्या तुम्हारी बेटी को भूख लगी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राकेश कुमार जो होता है वह ये बात सुनकर एकदम से हामी भर लेता है। कहता है कि हाँ मैम साहब, मेरी बेटी को भूख लगी है लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें खाना खिला दूंगी। इस बात को सुनने के बाद जो राकेश होता है वो उस महिला की तरफ देखता है और फिर उसे संशय होने लगता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों बाप बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए। और जब वह इस भाव को लेकर उस महिला की तरफ देख रहा था तो वह महिला इस बात को समझ जाती है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह से आपकी कंडीशन है ना उस तरह से किसी दिन मेरी भी कंडीशन थी और मुझे भी किसी ने मदद की थी, तो मैं केवल आपकी मदद करना चाहती हूं, आप चिंता मत करो। यही थोड़ी आगे मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसको चलाकर मैं अपना गुजारा किया करती हूं। इस बात को सुनकर राकेश जोता उसकी आंखों की तरफ देखता है और उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दे जाती है। इसके बाद वह अर्चना के पीछे अपनी बेटी को लेकर बैठ जाता है और उसके बाद जो अर्चना होती है अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने छोटे से रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। वहां पर एक छोटी सी पार्किंग थी, छोटा सा रेस्टोरेंट था और उसके अंदर कम से कम 3 कमरे थे, यानी कि 3 कमरों के अंदर वह अपने गेस्टों को रख सकती थी और छोटा सा वहां पर किचन बना हुआ था जिसके अंदर कुछ लोग आकर खाना भी खाया करते थे। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पर जो राकेश होता है गाड़ी में बैठते वक्त भी उसे काफी ज्यादा ऐसी बातें महसूस हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जब वह यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसे तसल्ली होती है। इसके बाद वह जो महिला होती है वह कहती है कि ठीक है तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जो अर्चना है वह उस किचन के अंदर जाती है और उसे और उसकी बेटी को टेबल पर बिठाकर 2 प्लेटों में खाना लगा देती है। अब जैसे ही अर्चना उस खाने की प्लेट को उस लड़की के आगे करती है जिसका नाम पूजा होता है, तो वह एकदम से उस खाने पर टूट पड़ती है क्योंकि वह काफी ज्यादा भूखी है। जब बच्ची को इतनी बुरी तरह से खाते हुए अर्चना देखती है तो उसके बाद पूछने लगती है क्या सच में ये तुम्हारी बेटी है। तो उसके बाद राकेश कहता है कि हाँ मैम साहब, सच में ये मेरी बेटी है, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि जब तुम्हारी बेटी इतनी भूखी है तो उसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी के खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। तो इस बात को सुनते ही जो राकेश होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब राकेश की आंखों में आंसू अर्चना देखती है तो उसके बाद उससे कहती है देखो पहले तो चुप हो जाओ और चुप होने के बाद पहले ये खाना खा लो, उसके बाद मुझे अपनी पूरी कहानी बताना, मैं भी तसल्ली से बैठकर तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा भला कौन सा बाप हो सकता है जो बेटी को इतना भूखा देखकर भी उसके लिए खाने का इंतजाम ना कर पाया। उसके बाद जो राकेश होता है वह खाने से मना कर देता, कहता है कि नहीं मैम साहब, मुझे खाना नहीं खाना, हम लोग भिखारी नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो उसके बाद महिला कहती है कि तुम ऐसा करना, कल मेरे होटल में कुछ काम करवा देना और वही तुम्हारे खाने का पैसा होगा। इसके बाद जो राकेश होता है उस खाने को खाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे उसका खाना खत्म होता है तो अब तक जो लड़की है वह तो खाना खा चुकी थी और वो कहती है कि पापा अब मुझे नींद आ रही है। इसके बाद जो अर्चना होती है वो कहती है कि सच में बेटा तुम्हें सोना है। तो वो कहती है कि हाँ आंटी मुझे सोना है। तो उसके बाद अर्चना एक कमरा खोलती है और उस कमरे के अंदर उस बिस्तर की तरफ इशारा करती है, कहती है कि बेटा यहाँ पर लेट जाओ तुम। जो पूजा होती है वह एकदम से जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और थोड़ी देर में नींद की आगोश में हो जाती है। अब जैसी पूजा सो गई थी तो उसके बाद अब अर्चना यहाँ पर राकेश से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि कौन हो तुम, इस तरह से क्यों घूम रहे हो, आखिर क्या कारण है जो बेटी के लिए खाने का इंतजाम भी तुम नहीं कर पाए। तो उसके बाद जो राकेश होता है वह
मैडम को बताता है कि मैडम दरअसल मैं ना बहुत ही अभागा हूँ। उसके बाद पूछने लगती है कि कैसे, तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ पुश्तैनी जमीन भी थी जिस पर मैं खेती बाड़ी किया करता था और अपनी पत्नी नेहा के साथ अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहा था। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, गाँव में रहा करता था और खुशियों से जीवन चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से मेरी पत्नी को अचानक से कैंसर हो जाता है और उस कैंसर का इलाज करवाने के चक्कर में मेरी सारी पुश्तैनी जमीन बिक जाती है। गांव की जितनी और भी जमीन थी, यानी कि घर प्लॉट वगैरह जो कुछ भी थे, वो सारे के सारे बिक जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी लास्ट जमीन के हिस्से को बेचने के बाद शहर में आ जाता हूं अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता हूं। अब जब मेरी पत्नी बच नहीं पाती है तो उसके बाद मैं शहर में ही रहने लगता हूं, ये सोचकर कि अब जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या, क्योंकि गांव में तो कुछ बचा ही नहीं है। शहर में मैं रहा करता हूं अपनी बेटी के साथ। लेकिन अब उसके बाद जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि मैं तो किसान आदमी हूं, किसानी करके अपना जीवन व्यतीत किया करता हूं। और पहले तो मेरी पत्नी बेटी को देख लिया करती थी, तो इसी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो पत्नी भी नहीं है और मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए हैं। अब बेटी को छोड़ूं तो किसके सहारे छोड़ूं, और यहाँ पर जो छोटे मोटे काम हुआ करते हैं उनको करने में मुझे काफी ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि मैंने कभी तो ऐसा काम नहीं किया है। क्योंकि किसान हूं, किसानी तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर सकता। अब जो अर्चना है वो कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम अपने गांव में जाकर किसानी कर सकते थे। लेकिन तभी राकेश कहता है कि मैम सब कर तो लेता, लेकिन गांव जाने से मुझे शर्म आया करती है, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा था कि कहीं लेकर मत घूम, खामखा जमीन भी चली जाएगी और उसके बाद तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी। अपनी पत्नी के प्यार के चक्कर में आकर मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी और उसके बाद भी पत्नी को नहीं बचा पाया। जैसा गांव वालों ने कहा था वैसा तो हो ही गया है। अब उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा, इसी वजह से गांव जाकर खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहा हूं। अब इन बातों को सुनने के बाद जो अर्चना होती है उसे उसकी पूरी कंडीशन समझ में आ जाती है कि आखिर वो कैसे अपनी भूखी बेटी को लेकर इस तरह से घूम रहा है। क्योंकि उसके बाद जब उसके पास पैसे नहीं बचते, ना ही कोई काम होता है, तो धीरे धीरे जो मकान मालिक होता है वह भी उसे किराए के कमरे से निकाल देता है। और उसके बाद जो राकेश होता है वह अपनी बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगता है। थोड़ा बहुत सामान जो कमरे से निकला था उसे बेचकर कुछ पैसे लेता है और इन पैसों से इधर उधर सड़कों पर सोकर अपनी बच्ची के साथ समय बिता रहा है। आज उसकी बच्ची लगभग सुबह से भूखी है और भूखी रहने के कारण जब भी वह बार बार कहा करती कि पापा मुझे भूख लगी है, तो पिता अपनी बेटी को पानी पिलाकर कह देता कि बेटी थोड़ा सा पानी पी ले, सुबह कोई ना कोई इंतजाम जरूर से करूंगा। यह बात कह कहकर वह अपनी बेटी को पानी पिला रहा था और तभी अर्चना ने उसे देखकर यहां पर ले आई। इन सभी बातों को सुनने के बाद अर्चना को महसूस होता है कि एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्यार है और बच्चे की जिम्मेवारियों को लेकर वह काफी ज्यादा सजग तो है, लेकिन वह इन सभी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अर्चना भी थोड़ी सी आंखें नम कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम जब तक चाहो जब तक यहां पर रह सकते हो। सैलरी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकती हूं कि तुम ना तो कभी भूखे सोओगे और तुम्हारी बेटी के भी पेट भरने की गारंटी मैं लेती हूं। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है राकेश, वह एकदम से खुश होता है और कहता है कि मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राकेश जो होता है उसी कमरे में सोने के लिए चला जाता है और अपनी बच्ची के साथ पूरी रात भर इसी कमरे में आराम करता है। दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जब वह उठता है तो अर्चना भी उठी पड़ी थी और उसने पहले से चाय बना रखी थी। वह राकेश को चाय देती है और उसके बाद यहां पर जो राकेश होता है वह कहता है कि मैम साहब मुझे ना काम समझा दो, मैं यहीं पर रहकर काम करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वह उसे सारा काम समझा देती है और राकेश दिन रात मेहनत करके उस रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। अब जब राकेश उस रेस्टोरेंट में काम करता है तो मेहनती तो वो था ही, क्योंकि वह किसानी किया करता था और मेहनत से उसे कोई भी परहेज नहीं था। तो इसी वजह से वह जो उसका काम होता है अर्चना का, वह काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है और राकेश गली में बाहर खड़ा होकर इधर उधर से बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से लोगों को यहां पर ले आया करता, यानी कि जैसे किसी काम से गया है, किसी का खाना डिलीवर करने के लिए। क्योंकि राकेश जब से यहां आया है तो उसने होम सर्विस भी चालू कर दी है। मैम साहब से कहकर एक पुरानी बाइक ले ली थी और उस बाइक पर ही वह डिलीवर किया करता खाना और लोगों को बाहर से भी बिठा कर लिया करता कि हमारा रेस्टोरेंट है और वहीं पर आप रह भी सकते हो और साथ में आपको खाना भी काफी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा। ये बातें देखकर जो अर्चना होती है वो बड़ी खुश होती है और उसके इस काम को देखकर वह उसके लिए एक छोटा सा काम और कर देती है, जिस काम से यहां पर राकेश के काम को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता है। दरअसल जो अर्चना होती है वह उसकी 6 साल की बच्ची का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देती है, जहां पर पढ़कर वह अपनी जिंदगी को
और भी बेहतर कर सकती है। हालांकि इस बात की अर्चना और राकेश की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उसका काम देखती है तो उसके बाद ऐसा कर देती है और इसके बाद राकेश बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और अर्चना मैडम का हर काम में हाथ बटाता है। यानी कि रेस्टोरेंट के अंदर जो भी काम हुआ करता है और उसने अच्छी तरह से व्यंजन बनाने भी सीख लिए थे। अर्चना मैम जब कभी बाहर हुआ करती है, कोई उन्हें ऐसा काम लगा रहा करता जैसे कि वो किसी और काम को कर रही हैं, तो उसके बाद वह खुद से उस डिश को बनाकर उस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया करता। धीरे धीरे करके यहां पर तरक्की बढ़ने लगती है और जब कहीं भी तरक्की बढ़ती है ना, तो कुछ लोग तरक्की को देखकर एकदम से जल जाते हैं। दरअसल अर्चना का जो होटल है, ये उसने लीज पर जमीन लेकर उस पर बना रखा है। यानी कि ये जो बिल्डिंग है पहले से बनी हुई है और उसको केवल वो चला रही है। इसका उसने एग्रीमेंट करवा रखा है। लेकिन जब मालिक देखता है कि अब तो इसका होटल अच्छी तरह से चल रहा है, तो उसके बाद आकर उससे कहने लगता है कि इसका ना किराया बढ़ा दो, क्योंकि अब तो तुम अच्छा खासा कमा रही हो। अब इस बात को सुनकर अर्चना कहने लगती है कि देखिए मालिक साहब, ऐसा है जितने रुपए में बात हुई है उतने दिनों में रहेगा। हाँ, जब हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भले ही आप किराया बढ़ा देना, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं होटल को ले लूंगी, वरना नहीं लूंगी। यह बात सुनकर यहाँ पर जो मालिक होता है भड़क जाता है, कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें होटल खाली करना पड़ेगा। लेकिन अर्चना कहती है देखिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे वो बार बार आकर किराया बढ़ाने के लिए कहता है और अर्चना बार बार उसे इसी तरह से टाल देती है। एक दिन की बात होती है जब अर्चना सुबह सुबह किचन में जाती है, तो उसी समय मालिक आ जाता है और आने के बाद कहता है कि लगता है तुम्हारे कानों में कोई बात अच्छी तरह से घुसती नहीं है और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका किराया बढ़ा दो, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अब इस बात को यहां पर जो राकेश होता है सुन लेता है और राकेश के लिए अर्चना बहुत कुछ थी, क्योंकि उसने उसको एक नया जीवन दिया था। उसके जो भी पहने हुए कपड़े थे या फिर जो कुछ भी वो खाया पिया करता था, वो सब कुछ अर्चना की देर थी और वह उसे बहुत कुछ माना करता था। जब वह देखता है कि एक व्यक्ति आकर उसकी मालकिन से इस तरह से बात कर रहा है, तो उसके बाद यहां पर जो राकेश होता है वह एकदम से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद उसे धमका देता है। कहता है कि तुम होते कौन हो इनसे ऐसे बात करने की, निकल जाओ यहां से। अब इस बात को सुनकर अर्चना भी बाहर आती है और कहने लगती है कि राकेश रुको तो सही, ऐसा मत करो। लेकिन राकेश जो होता है वो कहता है कि मैडम देखो, आप ना मेरे लिए बहुत कुछ हो और ये आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। ऐसा कहते हुए उसे धक्का मार देता है। अब जैसे मालिक को धक्का मारा जाता है, तो उसके बाद वह एकदम से बुरी तरह से अर्चना को धमकाने लगता है और कहता है कि ये मेरी जगह है और इस जगह को खाली करो। राकेश को जब पता चलता है कि ये तो जगह का मालिक है, तो वह एकदम से चुपचाप सहमा सा खड़ा हो जाता है। लेकिन जो मालिक होता है उसे ये बात काफी ज्यादा चुभ गई थी और उसके बाद वह ये कहता हुआ चला जाता है कि मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा, अब तुम देखना जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। वह कैसे भी करके एक पुलिस वाले से सेटिंग करता है और सेटिंग करने के बाद उस होटल को बंद कराने की धमकी दिलाने लगता है पुलिस की तरफ से। अब जब यह बात राकेश को पता चलती है, इधर अर्चना को पता चलती है, तो अर्चना राकेश से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम दूर रहो इन चीजों से, अब ये सब कुछ भी होना है मेरे साथ। अब इस बात को देखकर जो राकेश होता है वो कहता है कि मैम साहब देखो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने तो वैसे ही कह दिया, लेकिन अगर आप कहती हो तो मैं उससे माफी मांग लेता हूं। लेकिन तभी अर्चना कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। जब पुलिस वाले धमकी देने के लिए आते हैं, तो यहां पर अर्चना कहती है कि क्यों, मुझे ये होटल क्यों बंद करना होगा? तो वो लोग कहते हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो रद्द हो चुका है, काफी दिन पहले एक्सपायर हो गया है। लेकिन अर्चना के लाइसेंस में अभी 2 साल की कसर बाकी थी और उसके बाद वो लाइसेंस लाकर भी दिखाती है। लेकिन एक कॉपी उनके पास भी थी, जो कॉपी शायद उसने जगह के मालिक को दी थी और उस कॉपी के अंदर डेट चेंज की गई थी और उस डेट के आधार पर उसका लाइसेंस रद्द हो चुका था। अब वह अपनी कॉपी दिखाती है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर ये होटल तुम्हें खाली करना होगा, वरना जो कुछ भी तुम्हें करना है 7 दिन के अंदर करना है। यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा था कि इस होटल का जो रेंट है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि होटल की जो जमीन थी उसके मालिक ने उनसे सब कुछ पहले ही बोल दिया था। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वह अपने मन के अंदर ढेर सारी बातें सोचती है और सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जो राकेश होता है वो कहता है कि मैम साहब, जब हम कहीं गलत ही नहीं है तो हम गलत के सामने झुकेंगे क्यों? तो जो अर्चना होती है वो कहने लगती है कि राकेश, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज का समय बहुत ही खराब है, जिसके पास 2 पैसे ज्यादा होते हैं उसी की चला करती है। वह कहने लगता है कि मैम साहब ऐसे कैसे होगा, जब हम लोग कहीं गलत ही नहीं है तो वो लोग हमें इस तरह से डरा धमका नहीं सकते और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर जो राकेश होता है वह
इस बारे में सोचने लगता है और इधर जो अर्चना होती है वह भी इस बारे में सोचने लगती है। अब जो जमीन का मालिक होता है उसके पास अर्चना नहीं पहुंची थी, तो इसी वजह से जमीन का मालिक दोबारा से पुलिस को भेजता है और जब 3 दिन रह जाते हैं 7 दिन कंप्लीट होने में, तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं देखो 3 दिन बचे हैं, जो कुछ भी करना है जल्दी करो वरना हम लोग तुम्हारे होटल पर सील लगा देंगे। इसके बाद अर्चना चुप रहती है, लेकिन वहीं पर जो राकेश होता है अब तक उसे इस चीज का हल मिल गया था। दरअसल उसे अर्चना की कहानी याद आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो यहां पर रहना स्टार्ट किया था तो अर्चना ने अपनी कहानी बताई थी। क्योंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में अर्चना ने कहा था कि मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह इसी तरह से परेशान थी और मेरी भी किसी ने मदद की थी। दरअसल जो अर्चना थी उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और जब उसका बेटा उसकी गोद में होता है तो उसी दौरान उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब मायका चूंकि भैया भाभी का हो गया था, जैसे वो वहां पर जाती है तो वो लोग भी उसे घर से भगा देते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी जगह नहीं होती है। इसी वजह से जो अर्चना होती है वह सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी और उसके बेटे को काफी ज्यादा भूख लगी थी। इसी वजह से वह भी किसी दिन अपने बच्चे को पानी पिला रही थी और इसी बात को देखकर उसे इतना तरस आ गया था कि वह राकेश उसकी बेटी को अपने साथ अपने होटल में ले गई थी। यहां पर जो अर्चना होती है वह उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि उसके बाद से मुझे जो भी कोई ऐसा देखा करता है जिसकी मैं मदद कर सकती हूं, मैं उसकी मदद किया करती हूं। अपने बच्चे को उसने पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज रखा था, उसकी उम्र भी 8 साल थी। क्योंकि यहां पर वो बिजनेस वूमेन थी तो उसे काम करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, तो इसी वजह से बच्चे को अपने साथ चाहकर भी नहीं रख सकती। बार बार वह अपने बेटे से मिलने के लिए भी जाया करती है और यहां पर जब उसकी अच्छाई की चैन को वो जोड़ता है तो इस रेस्टोरेंट के अंदर लगभग 30 से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि अर्चना की अच्छाई का नतीजा है, यानी कि उनको कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी और उनकी मदद करने के लिए अर्चना ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। सभी के बारे में कहानियां उसे पता चल जाती है, क्योंकि काफी दिनों से वो काम कर रहा है और इसके बाद वो सभी लोगों से अलग अलग बातें करता है और बातें करने के बाद सभी की एक मीटिंग रखता है। मीटिंग रखने के दौरान वह उनसे कहता है कि देखो जिन्होंने हमारी मदद की है, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं हूं, मेरी भी इन्होंने मदद की है और वो आज पूरी मुसीबत में है, क्योंकि जो होटल का मालिक है यानी जमीन का जो मालिक है वह उसे निकालने के लिए, होटल बनने के लिए कह रहा है या फिर किराया बढ़ाने के लिए कह रहा है। अब वो किराया बढ़ा भी दे, लेकिन उनके पास भलाई करने के बाद इतने पैसे बचते ही नहीं है जितने पैसे वो मांग रहा है। तो इसी वजह से आप सभी की जरूरत है और ऐसी विकट परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो सभी लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है। दरअसल यहां पर जब पुलिस वाले आने वाले होंगे तो उसी समय वो लोग कहते हैं कि हम सभी लोग सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन तभी एक व्यक्ति कहता है कि हम खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन पुलिस का क्या है, वो जबरदस्ती भी कर सकती है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि चिंता क्यों करते हो, मेरा जो बेटा है वह एक न्यूज रिपोर्ट चैनल में है और उसको भी यहां पर बुला लेते हैं, वो भी अपने रिपोर्टर्स को बुला लेगा और यहां पे सारे सबूत जब हमारे पास है तो वो लोग ऐसे जबरदस्ती हमसे नहीं कर सकते। यहां पर एग्रीमेंट भी था उनके पास और एग्रीमेंट के साथ साथ वो सारे डॉक्यूमेंट भी थे जो होटल को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इसी वजह से ये बातें तय हो जाती हैं और जैसे तीसरा दिन होता है पुलिस वाला पूरी मरोड़ में 2 कांस्टेबल के साथ वहां पर आता है, तो उसी समय होटल के बाहर लगभग 30 से ज्यादा लोग थे और साथ में कैमरामैन भी खड़े हुए थे जो कि मीडिया कर्मी थे। हालांकि 2 चैनल के ही कैमरामैन वहां पर आए थे, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम से हिचक तो जाते हैं, लेकिन अपने काम को करने के लिए सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो कहते हैं कि आपको ये होटल बंद करना होगा, हम लोग इसे सील करने के लिए आए हैं, तो यहां पर जो राकेश होता है वह एकदम से होटल के सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेता है और लेने के बाद उसे दिखा देता है। उन लोगों ने हेड ऑफिस से जाकर जो लाइसेंस की कॉपी होती है वहां से भी ले ली थी और उस पर एक पेपर पर लिखवा कर भी ले आए थे कि ये लाइसेंस पूरी तरह से वैलिड है, इसको बिल्कुल भी ऐसे ना किया जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट वो उनके सामने रख देते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे पास जो कॉपी है उसमें डेट खत्म हो चुकी है, तो हम लोग सील करेंगे। लेकिन तभी जो मीडिया कर्मी होते हैं वो एकदम से आते हैं कि क्यों साहब, जब इनके पास डॉक्यूमेंट और ये आपको दिखा रहे हैं तो आप ऐसा भला क्यों कर सकते हैं। जब पुलिस वालों से मीडिया कर्मी क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद वो एकदम से बौखला जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आगे से ऑर्डर लेकर आते हैं और उसके बाद तो ये होटल बंद करना होगा। ऐसा कहकर जो पुलिसकर्मी है वो दबे पांव वहां से निकल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई थी। इसके बाद मीडिया कर्मी उन लोगों का ही वहां पर इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के बाद मीडिया कर्मी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अर्चना को इस बात को देखकर तसल्ली होती है कि आज उसकी अच्छाई ने समाज की एक ऐसी बुराई को नीचे गिरा दिया जो शायद ही नीचे गिर पाती। यहां पर वह एकदम से आकर राकेश को गले लगा
लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज घुटने टेक देती। उसके बाद राकेश जो होता है वो कहता है कि मैम साहब चिंता मत करो, लेकिन तभी जो अर्चना होती है उसके दिल में राकेश के लिए कुछ अलग चीज चलने लगती है और वो कहती है कि आज से तुम मुझे मैम साहब नहीं कहोगे, तुम मुझे अर्चना कहोगे। उसके बाद वो लोग एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन अगले ही दिन इन लोगों का जो वीडियो होता है यानी कि किस तरह से अर्चना की भलाई ने एकजुट होकर एक बुराई को घुटनों पर ला दिया, ये वीडियो चारों तरफ वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद अब इनके होटल पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। जब होटल इतनी अच्छी तरह से चल रहा है तो उसके बाद अर्चना मन ही मन राकेश से प्यार करने लगती है, लेकिन वो ये बात कह नहीं पाती है। होटल पर जो वो बुजुर्ग लोग आया करते हैं जिनकी कभी इन्होंने मदद की है, वो लोग भी इस बात को महसूस कर लेते हैं। इधर जो राकेश होता है वह भी मन ही मन अर्चना को पसंद करने लगता है, लेकिन जब उसकी अच्छाई की सीढ़ी को देखता है तो एकदम से वह इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। लेकिन एक दिन वो बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उन लोगों से ये बात कर लेते हैं, यानी कि पहले तो अर्चना से बात करते हैं। अर्चना अपने मन की भावना बता देती है और जैसे ही वो राकेश से बात करके उसके मन की भावना जानते हैं तो यहां पर कह देते हैं कि अब तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी होगी, क्योंकि दोनों का एक एक बच्चा है और तुम दोनों अगर एक साथ रहोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर राकेश पहले तो मना करता है, लेकिन जब अर्चना अपनी तरफ से हामी भर देती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं राकेश, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो उसके बाद वह भी मान जाता है और आज के समय में वो दोनों खुशियों के साथ जयपुर के अंदर अपना होटल चला रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।